नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। आज शुक्रवार को सियासत का वार पलटवार किस तरह से हुआ, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक की सियासत में क्या हलचल हुई, सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इसके पहले आपको आज की दो बड़ी खबरें बताते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है कि सियासत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। अमेठी से राहुल और प्रियंका चाहें तो वो चुनाव जहां से लड़ना चाहती हैं लड़ लें। बनारस एक सीट, वहां भी उसका जिक्र हुआ है कि वो बनारस है। अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से भी चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, ये संकेत अजय राय ने दिए। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। लेकिन सबसे पहले बात नेताजी के नमन की करते हैं। बात नेताजी की करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जय हिंद के नारे देकर आजादी के संघर्ष के लिए देशवासियों और युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करने वाले नेताजी को नमन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पुण्यतिथि है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ, जबकि कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। नेताजी ने स्वराज नाम से अखबार की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। यही नहीं, नेताजी ने आजाद हिंद फौज और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन भी किया। इसके साथ ही नेताजी ने द इंडियन स्ट्रगल 1920-1942 पुस्तक लिखी। भारत की आजादी में नेताजी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब सियासत की। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दल तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नए अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और जहां से भी प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहें वो चुनाव लड़ सकती हैं। अगर वो चाहें तो बनारस से भी चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं इस दौरान अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि अमेठी कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन साल 2019 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के किले में सेंध लगा दी थी। अमेठी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था। अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। इस सीट से संजय गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सोनिया गांधी भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी भी लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं। अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान से चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी फिर से अमेठी में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं, और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ेगा। अरे 24 में दिखाई देगा, और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। मुझे लगता है कि पहले प्रियंका को आना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको हमेशा और उनको अच्छा लगेगा अगर वो लोकसभा में आए, और अपनी चाहे अमेठी हो या सुल्तानपुर हो, जहाँ से भी पार्टी को लगेगा कि उनको वो क्षेत्र रिप्रेजेंट करना चाहिए, उनकी कंस्टिट्यूंसी होगी, तो ज़रूर मैच की वो लोकसभा के लिए लड़ें, और जो भी पार्टी चाहेगी उसके मुताबिक वो कदम लें। राज दरबार की जय हो, राज दरबार की जय हो, जय जयकार करने वाले लोग हैं। अमेठी छोड़ के क्यों गए थे? केरल वालों के साथ में क्यों अन्याय कर रहे हैं? फिर अमेठी में आएंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा उनको? पहले पूछ तो लेते, क्यों राहुल गांधी की बलि चढ़ाने पे लगे हुए हैं? मुझे लगता है खाली ये उनको खुश करने के लिए, राज दरबारियों हैं, उनको खुश करने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। ये कोई ऐसे निर्णय नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पार्टी में तो ऐसे निर्णय होते नहीं। हमारे निर्णय तो सामूहिक तौर पर होते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। लेकिन तो राजघर है, राजमहल की गुलामी करनी है इनको। उसी प्रकार से इनको आगे बढ़ना है। एक कदम आगे बढ़ना है तो जय जयकार तो करनी पड़ेगी। उधर राहुल गांधी के अमेठी में चुनाव लड़ने पर अमेठी की जनता ने क्या कहा है, एक बार इसे गौर से सुनिए।
चुनाव लड़ेंगे तो क्या रहेगा, जीतेंगे हारेंगे? जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ से कहा था राहुल भैया जीतेंगे और भाजपा यहाँ से हारेगी। अब वो जहाँ तक राहुल जी की बात है, अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो उनका स्वागत है। ये उनकी कर्मभूमि है और शुरू से ही गांधी परिवार की कर्मभूमि रही है, इसलिए राहुल जी का यहाँ पर स्वागत है। और इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि अगर राहुल जी यहाँ पे आते हैं तो किसी के लिए कोई आसान रास्ता बनेगा। बिल्कुल, अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है अजय राय जी को बनाया गया है और उनको यूपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व का आभार दिया गया है, इसके लिए उनको भी बधाई है। लेकिन रही बात जो है 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, वो पूरे प्रदेश में अब की बार जो है कांग्रेस जो है अच्छे पौधान पे है और लोगों ने अब की बार अच्छी सीख सीखी है कि जनता जो है जाग चुकी है। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी और युवाओं को लेकर के हर समस्या का जो है इतना समस्या बढ़ चुकी है। इस पर जो है सिर्फ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो है मुखिया ही उठा रहा है अभी भी। और राहुल गांधी निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से यहाँ पे अमेठी से जीतेंगे और जो पूरा जो है भारत में मोहब्बत का पैगाम उन्होंने दिया है, उसका जो नतीजा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ बने हुए, हम उनके पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई उत्तर प्रदेश बदल रहा है राजनीतिक रूप से, क्या कांग्रेस में नए सिरे से कुछ गढ़ने की कोशिश की जा रही है। संजय जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में अजय राय संकेत दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के तौर पर, निश्चित तौर पर एक एग्रेसिव अध्यक्ष की उम्मीद की जा रही थी और लंबे समय से यह किया जा रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उत्तर प्रदेश में संगठन को खड़ा कर सके, क्योंकि कांग्रेस वहां पर बहुत कमजोर हो गई है। अब अजय राय जब बने तो उन्होंने संकेत दिए और सबसे पहले संकेत गांधी परिवार को लेकर दिए हैं, यानी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका बनारस से लड़ सकती है। इसे कैसे देखें? उत्तर प्रदेश के महत्व को तो समझना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देने का सिलसिला तो वो रखा है वो राज्य। मोदी जी भी जब आते हैं तो बनारस से चुनाव लड़ते हैं, मुरली मनोहर जोशी को रिप्लेस करते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं बनारस से लड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि हमें तो गंगा ने बुलाया है, शिव ने बुलाया है। तो कि राहुल गांधी ने यूपी की जमीन खाली कर दी थी, अमेठी तो इनका परंपरागत सीट था कांग्रेस का, और ये चले गए थे वायनाड। तो लगा कि अगर उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करेंगे, उत्तर प्रदेश में हम धार देंगे, इसका असर और इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, सारे लोकसभा के सीटों पर पड़ेगा। इसीलिए अजय राय बड़े ही मुखर होकर के कह रहे हैं कि नहीं अमेठी से लड़ेंगे हमारे राहुल जी। और प्रियंका जी तो बजाते जिम्मेवारी ली थी उत्तर प्रदेश की कि ठीक है बड़े फलक पर हम काम नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश को अगर हम साथ लेते हैं तो शायद कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत प्रतिद्वंदी आज भी है भारतीय जनता पार्टी के सामने, या इतने दिनों तक सत्ता में बनी रही, तो लगता है कि अगर प्रियंका बनारस से लड़ती है, बनारस से लड़ने का मतलब कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देना, अमेठी से लड़ करके राहुल फिर उस परंपरागत सीट पर आकर के कि नहीं हमारी जमीन तो उत्तर प्रदेश में रही है और हम उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो राहुल और प्रियंका दोनों की उपस्थिति एक बार फिर उत्तर प्रदेश में करने की बात अगर अजय राय कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस की फिर से एक मजबूत उपस्थिति की बात वो कर रहे हैं और कांग्रेस के माध्यम से या उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक कांग्रेस के लोगों को भी मैसेज देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो हिंदी पट्टी है या जो कह लीजिए कि जो नॉर्थ इंडिया है उसमें उत्तर प्रदेश तो चीजों को तय करती ही है ना। एक तो कि सबसे अधिक सीटें हैं, 80 सीट पार्लियामेंट का बड़ा मायने रखता है। और धीरे धीरे जब ये कांग्रेस वहां छोड़ दी गई, क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई या बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई और कांग्रेस किनारे होते रही। अजय राय एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम अपनी जमीन को फिर से उर्वर बनाएंगे। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो दो हमारे बड़े चेहरे हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस के बहुत सारी चीजें निर्भर करती है, फिर एक बार हम उनको कहेंगे कि वो अमेठी से लड़े या वाराणसी से लड़े और इसकी संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं।
कि अगर संजय जी, अभी कांग्रेस लोकसभा चुनाव को बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि शायद 10 महीने मान लीजिए, 9 महीने मान लीजिए, क्योंकि आचार संहिता के समय है। इससे ठीक पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब हर कोई उसी में लगा हुआ है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से लोकप्रियता बनारस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिस तरीके से बनारस का विकास किया गया है, अगर स्थानीय प्रत्याशी को लिया जाए तो ये कहा जाता है कि स्थानीय प्रत्याशी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा असरदार हो रहा है। और अजय राय भी अगर चुनाव लड़े थे नरेंद्र मोदी के सामने तो 75,000 के आसपास उन्हें वोट मिली थी। लेकिन अगर प्रियंका गांधी वहां चुनाव लड़ रही हैं तो यह मान लिया जाए कि जीत की कोई ऐसी उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी हार कर भी, हारी हुई बाजी भी जीत का संकेत देना चाहती हैं वो। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ में चुनाव लड़ना, और प्रियंका गांधी तो एक सिंबॉलिक है ही। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की स्वीकारिता है, मुद्दों के आधार पर बनारस में नरेंद्र मोदी को घेरना थोड़ा प्रियंका जी के लिए कठिन होगा, लेकिन जो सामाजिक राजनीतिक समीकरण बनते हैं, जो अर्थमेटिक बनता है, क्या वो अर्थमेटिक केमिस्ट्री में तब्दील कर पाएंगी प्रियंका या नहीं कर पाएंगी। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही कि कभी कभी हार करके भी बाजी जीती जाती है। तो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की का साहस ही अगर प्रियंका आकर के करती हैं, वोटों के खेल में वो निकल जाएंगी या पिछड़ जाएंगी, वो बात नहीं की है। लेकिन प्रियंका गांधी एक सिंबॉलिक तो है, राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम को लेकर के प्रियंका गांधी को कहीं को ये नहीं है। तो बनारस में मोदी जी को चुनौती देने प्रियंका गांधी आएंगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। कुल मिलाकर संजय जी, ये माना जाए कि इसके पहले कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो ये मान रही थी कि गांधी परिवार से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है नरेंद्र मोदी के सामने और अगर वो हार जाएगा तो गांधी परिवार के वर्चस्व का और वजूद का क्या होगा। लेकिन चुनाव तो बड़े बड़े नेता हारे इस देश में, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं, उसके बाद वो उस तरीके से उभर कर आई, शायद देर से ही सही, लेकिन कह सकते हैं कि अब गांधी परिवार और कांग्रेस ठिकाने पर आ रही। नहीं, सहमत हैं हम आपसे। देखिए, लीडर होना अलग बात है, चुनाव जीतना और हारना अलग बात। तो अगर एक लीडरशिप क्वालिटी के तौर पर अगर वो चुनौती देने आ रही हैं, या फिर वायनाड से ये अमेठी लौट करके ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, अमेठी तो हमारी जीती हुई सीट रही है और यहाँ से हम प्रधानमंत्री तक की जर्नी तय किए हैं, उस स्थिति में कांग्रेस अगर फिर से चुनौती देने की ही स्थिति में अगर आ रही है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा साहस है। इसको कांग्रेस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, एग्जीक्यूट कितना हो पाएगा, या जो जिस तरह से अजय राय जी बोल रहे हैं प्रियंका गांधी इनकी बात मानेंगी नहीं मानेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी अगर मोदी के खिलाफ आते हैं, मतलब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका, तो ये एक आमने सामने का जो टक्कर होगा, फासला क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, क्या परिणाम होगा ये भी नहीं पता है, लेकिन जब आमने सामने का टक्कर होगा तो कांग्रेस मैं समझता हूं कि फिर एक बार बाउंस बैक की स्थिति में होगी और एक मजबूत चुनौती देने की स्थिति में, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। संजय जी, उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, वो समाजवादी पार्टी हो, वो भले ही ये कहते हों कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, लेकिन वो जात पात से ऊपर उठ भी नहीं पाते हैं। और उत्तर प्रदेश में जहां की ओबीसी वोट बैंक एक बड़ी संख्या में है, दलित वोट बैंक एक बड़ी संख्या में है, उससे ऊपर उठकर अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष का पद देना, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, कभी कभी जो अर्थमेटिक है वो केमिस्ट्री में नहीं बदल पाती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी वहां चुनाव लड़ा, अर्थमेटिक तो इनके पास था, कहां केमिस्ट्री बन पाई और परिणाम तो भाजपा के हिस्से में चला गया। भाजपा वहां पर एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, मुझे ये कहने में कोई ये ऐतराज नहीं है। तो अगर वो भाजपा पोलराइज करने की स्थिति में हो गई, पिछले चुनाव में ही देख लीजिए ना, ओबीसी ने किस तरह से कितना % वोट भाजपा को दी, जबकि वहां क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर मजबूत उपस्थिति समाजवादी पार्टी की है। समाजवादियों की एक नहीं उन्होंने सुनी और बीजेपी को राष्ट्रवाद और देश के नाम पर एक उन्होंने वोट कर दिया, मोदी के नेतृत्व पर उन्होंने भरोसा किया। लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जातियों में बटा हुआ वहां समाज है, जिस पर चाहे वो दलित हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे वो सवर्ण जातियां हों,
जिनके अपने अपने नायक हैं वहां, और उन नायकों से हट करके जब पोलराइज चीजें हो जाती हैं तो फिर इसका फायदा भाजपा को होते हुए दिखता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन लोकतंत्र में संघर्ष तो पार्टियां करती ही है ना, तो कांग्रेस तो कोशिश करेगी कि वो जो अर्थमेटिक बन रहा है उस अर्थमेटिक को हम केमिस्ट्री में बदलें। अब ये केमिस्ट्री में बदल पाएंगे या फिर बीजेपी उसी हिंदुत्व के कार्ड पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, नरेंद्र मोदी का एक ऐसा राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर अगर स्थापित करने में कामयाब हो गई तब तो ये बहुत कुछ करिश्मा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस अर्थमेटिक को ये फ्रैक्चर्ड करके और उसकी केमिस्ट्री बना करके अपने पास ये जोड़ने में कामयाब होंगे तो हो सकता है कि तस्वीर इनके पक्ष में हो। लोकतंत्र का यही तो तकाजा है कि चीजें जो हैं वो पता नहीं चलता है, लेकिन टाइम के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार चीजें डाइल्यूट हो जाती है और फिर परिणाम कुछ और हो जाता है। तो लोकतंत्र में प्रयास करने का, संघर्ष करने का और अपने अपने तरीके से रणनीति बना करके यही भाजपा थी जिसकी उपस्थिति नहीं होती थी उत्तर प्रदेश में। वही अर्थमेटिक पर जाकर के हम लोग ठहर जाते थे और कहते थे कि इनके हिस्से में तो कुछ नहीं होगा। वही बीजेपी वहां पोलराइज की चीजों को, और कितनी सीटें लोकसभा में और विधानसभा में कैसे ये दो बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो लोकतंत्र में जनता बड़ी तरीके से चीजों को देखते रहती। जी संजय जी आप रहें हमारे साथ, रहें। कुछ और विषय, कुछ और मुद्दे, कुछ और राज्य हैं, उन पर भी आपसे चर्चा होगी। असल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये सभी वो सीटें हैं जहां मौजूदा वक्त में कांग्रेस का कब्जा है। इनमें भी ज्यादातर वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2 या 3 बार से चुनाव हार रही है। बीजेपी की पहली फहरिस्त में 2018 के चुनाव में हारे 14 चेहरों को फिर से मौका दिया गया है। इनमें 4 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, तो वहीं 12 नए चेहरों को उतारा गया है। 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2013 का चुनाव लड़ा था, लेकिन 2018 में उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने पासा फेंकते हुए चाचा और भतीजे की जंग कर दी है। मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल क्या है, इंडिया न्यूज तमाम बातों को के साथ साथ वो तमाम सारी तस्वीरों को रख रहा है, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए हैं। उस रिपोर्ट को देखिए। 24 के सबसे बड़े चक्रव्यूह से पहले 23 के तमाम तिलिस्म को तोड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस बेकरार है। इस साल के आखिर में कई राज्यों में चुनाव है, जिसमें बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ है। यूं तो इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो 2018 में हुए चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन जोड़ तोड़ वाले खेल से बाजी पलटी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बन गई। लेकिन अब बात पुरानी हो चुकी है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस सत्ता की लड़ाई की तैयारी में है, तो छत्तीसगढ़ में भी पासा फेंका जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस को चौंकाते हुए दोनों ही राज्यों में पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने तो अपना पहला पत्ता खोलते हुए इरादा साफ कर दिया है कि सरकार विरोधी लहरों को हर हाल में रोकने की तैयारी पहले से है। तो युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। अभी 20 तारीख फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। हमने जो काम किया है उनके बारे में बताएंगे। कहते थे, मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरे पास आते थे कि आज हमें इतना पैसा मिला है। मैंने सबको कहा था मैं सौदा नहीं करूंगा, किसी को कोई पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति सौदे से नहीं पहचानना चाहता। मैं अपनी कुर्सी सौदे से नहीं बचाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास तो सब विधायक आते थे, इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है। मैंने कहा लो पैसा, मौज करो। अब
सवाल उठता है कि कांग्रेस कब अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतारेगी। लेकिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन में मनमुटाव का असर मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसका साफ मतलब है नुकसान कांग्रेस को होगा। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और उसकी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी का संगठन हर गांव में पहुंच चुका है। हर गांव में हमारी 11 मेंबर्स की कमेटी बन चुकी है और आम आदमी पार्टी की लगातार जनसभाएं और पैदल यात्राएं हो रही हैं, बदलाव यात्राएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी की चयन प्रक्रिया भी चल रही है और पहली सूची जल्द ही आप सबके सामने आएगी। अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितना परेशान कर पाएगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मध्य प्रदेश के रण में विजयी होने के लिए कांग्रेस भी लगातार रणनीति बना रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल करते हुए रणदीप सुरजेवाला को प्रभारी महासचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया है, जबकि सुरजेवाला पहले से ही मध्य प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। ये तो रही मध्य प्रदेश की बात। अब छत्तीसगढ़ की सियासत को देखें तो यहाँ भी बीजेपी ने बड़ा गेम करते हुए कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनके ही भतीजे और बीजेपी सांसद विजय बघेल को मैदान में पहले से उतारकर इस बार बाजी पलटने की भरपूर कोशिश में है। अब कहां किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन करिश्मा करेगा, ये सब वक्त और रणनीति की बात है। लेकिन एक बात तय है कि अब की बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बाजीगर वही बनेगा जो मौके पर चौका नहीं बल्कि सियासत का सिक्सर मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं छत्तीसगढ़ की सियासत को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का क्या कहना है, एक बार इसे भी सुनिए। तीसरा जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्नी क्या साफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उधर ध्यान दिया नहीं है। विक्रांत सिंह के टिकट मिलना क्या संकेत है कि रमन सिंह को शायद अब टिकट ना मिले, अभिषेक सिंह के टिकट को शायद ना मिले। ये कल के जो सूची है उसकी सबसे बड़ी खबर तो यही थी। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने 21 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को घोषित किया है और ये घोषित करने के पीछे कारण था कि प्रत्याशी को पर्याप्त समय मिले, आखिरी बूथ तक हमारा प्रत्याशी जाके सीधे सीधे जनसंपर्क करे। इस दृष्टि से इन नामों को, और ये ऐसी सीटें हैं जहां पिछले बार लगातार 2 बार से हम हार रहे हैं। मुझे लगता है एक रणनीति के तहत और एक तथ्यात्मक सर्वे के बाद, सर्वे वो चाहे केंद्रीय संगठन के द्वारा हो, प्रदेश के संगठन के द्वारा हो, जिले की टीम ने जो नाम रिकमेंड किए उस आधार पे हो, या अन्य क्षेत्रों से लोगों ने जो नाम का अनुशंसा किया है उस आधार पे जीत की संभावनाओं को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने इन प्रत्याशियों का चयन किया। उसमें से काफ़ी नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजय कुमार, इसके पहले कभी नहीं हुआ कि आचार संहिता के करीब 1.5 महीने का समय बचा हुआ है अभी, और उससे ज्यादा समय बचा हुआ है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। आपको भी याद होगा कि तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, आचार संहिता के पहले और आचार संहिता के बाद तक उम्मीदवारों का चयन होता रहता है, लिस्ट जारी नहीं होती है। लेकिन पहली बार है कि बीजेपी ने करीब 39 नाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 21, कुल संख्या छत्तीसगढ़ में 90 है सीटों की, और 21 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। क्या ये कोई माइंड गेम है या फिर ये तैयारी है बीजेपी की तमाम सर्वे के आधार पर, जिसका जिक्र डॉक्टर रमन सिंह भी कर रहे थे कि केंद्रीय संगठन और राज्य संगठन ने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में हमारी जो हारी हुई सीटें, जो 2 बार से हम लोग हार रहे हैं, वहां पर हम प्रत्याशियों को उतार रहे हैं कि बेहतर तैयारी के साथ वो चुनाव लड़ सके।
नहीं, बिल्कुल ये तैयारी है और ये जब स्ट्रेटजी के तहत ऐसा किया गया है तो मैं तो इसको स्ट्रेटजी ही मानूंगा कि भाई इन प्रत्याशियों को उतार करके कहा गया कि जाइए वहां जमीन को उर्वर बनाइए और देखिए, कनेक्ट होइए। आप अगर पहले भी देखे होंगे तो प्रधानमंत्री जी ने अपने लोगों को मैसेज दिया था कि भाई जाइए सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत तौर पर जैसे भी आप लोगों से कनेक्ट हो सकते और जो उनकी नाराजगी है या जो उनके मुद्दे हैं कोशिश कीजिए उनको कैटर करने का। तो मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से बिल्कुल अप्रत्याशित लग रहा है कि ऐसा बीजेपी बिल्कुल रणनीति के तहत की है, जबकि ऐसा प्राय ट्रेडिशनली हुआ नहीं करता था। तो इन प्रत्याशियों को उतार करके उन्होंने एक तरह से जिम्मेवारी दे दी और उनके साथ भी कई लोगों को उन्होंने जोड़ दिया है कि अगर उनको उस राज्य से उस विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा और वो अपनी ताकत मुद्दों को लेकर के जनता से कनेक्ट होने में जो परेशानियां होंगी जरा उसको आप भी दूर कीजिए। एकदम रणनीति का ये हिस्सा है। मध्य प्रदेश में तो एक हो भी सकता है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी का क्या असर है, लोगों की नाराजगी कहाँ कहाँ है, कैसे कांग्रेस उन सीटों पर जीत जाती है और हम उस सीटों से वो जीतने में वंचित हो जाते हैं। तो उनको कहा गया कि जाइए आपको जिम्मेवारी मैं देता हूं, बतौर कैंडिडेट के तौर पर आप चुनाव लड़ेंगे, परिणाम हमारे हिस्से में होना चाहिए। और इसका फायदा जो होता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो होता ही है ना कि जब कांग्रेस के कैंडिडेट का पता नहीं है कि सीटिंग वाले ही लड़ेंगे, कोई और कैंडिडेट लड़ेंगे, कोई विनिंग कैंडिडेट को ही फिर दोबारा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ इनको तो कह दिया गया कि आप चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारे उन गतिरोध को जिसकी वजह से बीजेपी अपनी झोली में उस सीट को लेने में कामयाब नहीं हो पाती है, उसके लिए ये पूरा प्रयास करेंगे। परिणाम क्या होगा? लेकिन संजय जी, ये कभी कभी दुधारू तलवार भी बन जाती है। इसलिए बन जाती है क्योंकि आपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और जब आप लंबे समय तक जो पार्टी सत्ता में है, करीब 15-18 साल से बीजेपी सत्ता में है और सत्ता में होने के तमाम सारे फायदे होते हैं, आप संपन्न भी हो जाते हैं, तो वहां एक अनार कई बीमार जैसी स्थिति होती है। बीजेपी के पास सबसे बड़ी परेशानी है, इसलिए पहले मुरलीधर राव, शिव प्रकाश जामवाल, फिर उसके बाद अब भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को बनाया और ठीक उनके ऊपर अमित शाह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए कि वहां पर गुटबाजी बहुत हो गई है, एक दूसरे को नाराजगी बहुत है, हराने जिताने की होड़ वहां पर मची हुई है। ऐसे में आपने प्रत्याशियों का चयन कर दिया। अब वो लोग जो अपने आप को उम्मीदवार देख रहे थे वो भी दूसरी जगह संभावना तलाश सकते हैं, या फिर जिस उम्मीदवार को आपने खड़ा कर दिया है उसके खिलाफ एक बड़ी जमीन तैयार कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि दुधारी तलवार कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं या इस तरह के निर्णय जो होते हैं वो कहीं और परिणाम दिखाने लगते हैं। लेकिन बीजेपी इस बात को समझी होगी कि ठीक है, मैं उनको ये करूंगा, कई लोग एस्पिरेंट होंगे जो उस क्षेत्र में बीजेपी को मजबूत बना रहे होंगे, अब तो वो उदासीन हो जाएंगे, कहेंगे कि ठीक है जब ये कैंडिडेट है तो ये अपनी ऊर्जा लगा करके चीजों को परिणाम में दें। लेकिन जो ऐन वक्त पर बागी जो खेल बिगाड़ते हैं तो उसका फायदा भी कभी कभी पार्टियों को मिल जाता है कि अब तो एस्टेब्लिश्ड हो गया कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब अमित शाह जो जिस तरह से लोगों को बांटने की कोशिश करे, जिनकी उम्मीदवारी इन्होंने घोषित कर दी है कि जो और भी कैंडिडेट जो वहां उस प्रतियोगिता में होंगे कि हम भी वहां के उम्मीदवार हैं, उनको ये अपने तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम और भी दूसरे तरीके से हम आपको ऑबलाइज करेंगे या हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, एक सम्मानजनक प्लेटफॉर्म देंगे। लेकिन दुधारी तलवार वाली बात बड़ी सटीक है कि इतना पहले, इतना अर्लियर उस कैंडिडेट के खिलाफ में अगर एक कोई वातावरण बन गया तो शायद इनका कैंडिडेचर वहां घोषित करना उल्टा भी पड़ सकता है। संजय जी, एक बात बताइए, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, 18 साल से ज्यादा का समय हो गया बीजेपी को सरकार में, मध्य प्रदेश की स्थिति इस वक्त आपकी नजर में क्या है? देखिए, कमल वर्सेस कमलनाथ तो वहां दिख रहा है और कहीं ना कहीं से अब हिंदुत्व कार्ड पर कांग्रेस भी वहां गई है। अब कभी हमने उज्जैन से लेकर के और जबलपुर तक जिस तरह से प्रियंका गांधी जा रही हैं, क्षिप्रा नदी को ये लोग भी इशू बना रहे हैं कि नहीं हम उस जल को पवित्र बनाएंगे, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि नहीं हम यहाँ के लोगों के प्रति जिम्मेवार हैं, तो एक स्थिति तो है कि नहीं संजय जी। और इसके अलावा छिंदवाड़ा में कमलनाथ बागेश्वर की कथा कराते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराते हैं
और दिग्विजय सिंह कहते हैं, क्योंकि कर्नाटक में संकेत दूसरा था, दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि मध्य प्रदेश में हम सरकार में आने के बाद बजरंग दल पर बैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि बजरंग दल में भी अच्छे लोग हैं। और कमलनाथ अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं। तो जो हिंदुत्व जिस हिंदुत्व के बल पर बीजेपी अब तक कांग्रेस को पीछे धकेल रही थी, अब उसी हिंदुत्व के बल पर कांग्रेस भी बीजेपी के सामने खड़ी हो गई और आंखों से आंखें मिलाकर दिख रही। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा कि उसी पीच पर खेलने के लिए चली गई है कांग्रेस कि आप हमको कहीं से अलग कर करके मत देखिए, हम भी उतने ही बड़े हिंदुत्व के पुरोधा हैं, हम भी उसी तरह से सनातन को सम्मान देते हैं जिस तरह के सनातन को सम्मान देने की दावा करती है भारतीय जनता पार्टी। और वहां पर जिस तरह से कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर के बाबा बागेश्वर के कथा से लेकर के, और वो फिर मैं कह रहा हूं कि उज्जैन में पूजा अर्चना से लेके क्षिप्रा नदी की सफाई से लेकर के जिस तरह के हिंदुत्व को ये अपने तरीके से प्रमोट कर रही है, और आश्चर्य तो ये होगा कि कमलनाथ जी की सभाओं में भीड़ हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्वीकारिता इनका नहीं हो रहा है, उस हिंदुत्व वाले पीच पर ये खेलने चली गई है ताकि बीजेपी इसके माध्यम से हमको घेर नहीं सके। तो इस बात से तो मैं सहमत हूं कि कांग्रेस जिस तरह से आदिवासियों में उसकी स्वीकारिता है, दलितों में उसकी स्वीकारिता है, हिंदुत्व को लेकर के कहीं ना कहीं से कई सीटों पर कांग्रेस बैकफुट पर दिखती थी। अगर कांग्रेस हिंदुत्व वाले पार्ट को ही फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है तो भाजपा वहां पर थोड़ा मुद्दे को तलाश रही है कि कैसे। अब जैसे एक सांची और अमूल का मुद्दा जिसका लाभ इनको कर्नाटक में मिला था, नंदनी और अमूल का मुद्दा बना करके यहाँ भी इन्होंने फिर स्थानीयता के मुद्दा को भी बड़ा कस के भुनाया है कि भाई सांची का जो कोऑपरेटिव है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, और देखिए अमूल की स्वीकारिता या अमूल को सरकार किस तरह से बढ़ावा दे रही है। तो भाजपा मुद्दों पर जिस तरह से कभी कभी घेर लेती थी और हिंदुत्व पर घेर लेती थी और कांग्रेस बैकफुट पर चली जाती थी, इस बार कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस में दिख रही है और मजबूत स्थिति में वहां कांग्रेस दिख रही है। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी का घाटा तो हर सरकार को होती है, शिवराज सिंह भी घिरे हुए दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस जहां जहां कमजोर रहती थी उन मुद्दों पर देख रहे हैं कि पहले वो बैटिंग कर रही है या फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि बीजेपी भी उनको किस तरह से घेर पाती है और कांग्रेस जिस तरह से आगे आगे चल रही है, क्या कांग्रेस ठहरेगी या उसकी गति और तेज हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर कुमार का, डॉक्टर संजय कुमार का, जो हमारे साथ बने थे और तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो संगठन में बदलाव हुआ है वहां से जिस तरीके से संकेत निकल कर आए हैं वो संकेत क्या कहते हैं, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उसके पीछे के संकेत क्या है।